बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। हुकूमत के 100 दिन पूरा होने पर आज वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ ने कौम से अहम खिताब किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि वो आज ये वादा कर रहे हैं कौम के साथ कि ये IMF का जो इस वक्त रवां प्रोग्राम है ये मुल्की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होगा। ये उन्होंने बड़ा अहम ऐलान किया है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क अब माशी मुश्किलात से निकल कर खुशहाली की राह पर गामजन हो चुका है। वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमती इक़दामात के समरात अब आवाम तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं कि जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला था तो उस वक्त महंगाई की शरह 38% थी, जबकि अब 12% हो चुकी है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यह भी कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत में भी कमी की गई है और इसके जो समरात हैं, इसके जो असरात हैं, वो यकीनन आवाम तक पहुँचेंगे। ये भी आवाम के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने तफसीली खिताब में मुल्की और बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से भी तफसील से बात की और उनका कहना था कि उनकी हुकूमत इस सरमायाकारी के लिए कोशां है। इसके साथ साथ एक और अहम बात जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की वो ये थी कि चीन से 3 लाख पाकिस्तानियों को उनका कहना था कि ट्रेनिंग IT के शोबे में दिलाई जाएगी और इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि तिजारत को बढ़ाने के लिए निजी शोबे की हौसला अफजाई की जाएगी। याद रहे कि इससे पहले वज़ीर आज़म सनती शोबे के फील्ड में तकरीबन 200 अरब रुपए की रिलीफ का ऐलान कर चुके हैं। यानी सनती शोबे में इंडस्ट्रीज़ के लिए वज़ीर आज़म इससे पहले ही बिजली की कीमतों में पर यूनिट कीमत में कमी का ऐलान भी कर चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यह भी कहना था कि जो इदारे अवामी खिदमत से महरूम हैं, जो अवामी खिदमत नहीं कर रहे या जिन इदारों में करप्शन है, उन इदारों को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। टैक्स नेट के हवाले से भी वज़ीर आज़म ने बात की और FBR की डिजिटलाइजेशन के हवाले से भी उन्होंने तफसील से बात की और उनका यह कहना था कि ये 100% की जा रही है और आलमी मायार की कंपनी को ये काम दिया गया है। इसके साथ साथ जो शरह सूद में कमी का ऐलान किया गया है उस पर भी वज़ीर आज़म ने तफसील से बात की है। हुकूमत के ये जो 100 दिन हैं ये किस तरह से रहे हैं, आज हम अपने इस प्रोग्राम में इसका तफसील से जायज़ा लेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तज़कियाकार जनाब जावेद सिद्दीक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर माशियात जनाब शमसुल इस्लाम खान साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। और मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग के नून के रहनुमा इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमरुल इस्लाम साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे हम करेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने आज बड़ी तफसील से 100 दिन के हवाले से अपनी परफॉर्मेंस बताई। आपको भी यही लगता है कि हमारी एक कम अज़ कम माशी लिहाज से हमारी एक सिमत का तयन हो चुका है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी तकरीर जितनी मैंने सुनी है उसमें 2 हिस्से हैं उसके। एक हिस्सा पहले वो है कि जो 100 दिनों की कारकर्दगी के बारे में, जिसमें सर फहरिस्त 77,000 की स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें सर फहरिस्त बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, जिसमें सर फहरिस्त अपना महंगाई का जो 38-37% से 11 और 12 के दरमियान है। कल बल्कि किसी जगह पे किसी दोस्त ने TV प्रोग्राम में ही कहा कि नहीं जी, ये पिछले 11 महीनों से जो एवरेज है वो 21% है। तो मैंने अर्ज़ की कि वो 21% एवरेज है किसकी, 38 की और आज की 11 की। तो इसका मतलब जो वीकली आ रहा है वो तकरीबन कोई 12 से नीचे है और 11 से ऊपर है। फिर जो फूड प्राइसेस हैं, ये बजा के बहुत सी चीज़ों की कीमतें नीचे नहीं आई या बल्कि बढ़ी भी हैं, लेकिन वो देखें कि जो एक मतवसत और निचले मतवसत तबके के लिए जो प्राइमरी चीज़ है फूड आइटम्स, जिसमें आटा, सब्जियां, फल, डे टू डे जो है उनमें उनकी कीमत में कमी आई है। तो पहले ये सारा इजहार करके उनका, तो फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा, फॉरेन रेमिटेंस में भूल गया कि मई के महीने में उन्होंने आज तकरीर में भी कहा कि $3 बिलियन, और जो अगर आप पूरे साल का करें, जून चूँकि उसमें शामिल नहीं है लेकिन 27 शायद है, तो जून का डाल के तो ये 30 बन जाएगी, जो पिछले साल 25 थी। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। तो इसके साथ उन्होंने फिर होप दिलाई है और साथ कुछ सख्त फैसलों का भी उन्होंने जिक्र किया, जिसमें कि अगले 1.5 माह में कुछ जिस तरह PWD का डिपार्टमेंट या वो अदारे जो करप्शन का गढ़ है उनको, FBR का उन्होंने बड़ी तफसील से जिक्र किया कि डिजिटलाइजेशन जो है वो बुनियादी तौर पर
बहुत सी खराबियों और बहुत सी खामियों का जो है वो एक तोड़ होता है। तो डिजिटलाइजेशन के लिए एक बैनुल-अक़वामी मेयार का कंसल्टेंट जो है वो उसका काम शुरू हो गया, मैकेंजी शायद, और फिर इसी तरह जिसने कि बड़ी सक्सेसफुली पंजाब में हमारी एजुकेशन हेल्थ रिफॉर्म्स में बड़ा कलीदी किरदार था 2013 से 18 में, और दीगर मामलात में, और बिलखसूस FBR को की डिस्क्रिशंस ख़त्म करके, ये डिस्क्रिशन बेसिकली करप्शन की या मेलाफाइडी की जड़ होती है। तो जितनी डिस्क्रिशंस ख़त्म होंगी उतना ही मामलात बेहतर होंगे। तो उन्होंने फिर कौम को उम्मीद दिलाई है कि हम इंशाल्लाह टारगेट्स पूरे करेंगे, और उसका हासिल कलाम जो वो ये है कि जी हम ये जो IMF का जो प्रोग्राम जिसके लिए हम अभी मुज़ाकरात कर रहे हैं, एक नया प्रोग्राम, वो इंशाल्लाह आखिरी प्रोग्राम होगा। ठीक। शमसुल इस्लाम साहब, एक तो ये इन्फ्लेशन के हवाले वज़ीर आज़म साहब ने बात की, उन्होंने तो 12% कहा है, तो दरअसल ये 11.8%, क्योंकि आप लोग ज़्यादा पर्टिकुलर हैं फिगर्स के मामलात में। ये भी एक बेहतर हम देख रहे हैं कि 38% से आते आते हम 11.8% तक आ गए, और इसके साथ साथ फिर हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा एक डायरेक्शन हमारी हमें मिल गई है इकॉनमी के लिए। जी शुक्रिया जावेद साहब। देखिए, इन्फ्लेशन में जो कमी आई है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान में जो मुकामी पैदावार थी उसमें इजाफा हुआ। हमने अगर पिछले कोई 11 महीने के अंदर आप देखें तो आपकी जो चावल की क्रॉप बहुत ज़्यादा अच्छी हुई, फिर उसके बाद आपका कॉटन की क्रॉप भी आपकी अराउंड 10 मिलियन बेल से ज़्यादा की हुई, फिर मकई बहुत ज़्यादा क्रॉप हुई उसकी, और रिकॉर्ड को 9.5 मिलियन टन तक चली गई थी। इसके साथ आपका वीट जो है उसमें पैदावार बड़ी अच्छी हुई। तो जब अजनास की पैदावार अच्छी हुई और आलमी मार्केट में भी अजनास की प्राइसेस करेक्ट हुई, नीचे आई, तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में आना था, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया से अलग नहीं है, यहाँ पर उसका इम्पैक्ट आना था। और यही वजह हुई कि आपका जो है आटे की प्राइस भी कम हो गई, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर आप देखें जो 38 पॉइंट समथिंग था मई 2023 में, उसकी बुनियादी वजह भी ये थी कि हमने उन ज़माने में, क्योंकि उससे पहले 22 में आपको याद होगा कि सैलाब आया था बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ठीक। उस सैलाब के मुतासरीन को जो हमारा को $30 बिलियन का लॉस हुआ था इकॉनमी को, उनके काश्तकारों को, क्योंकि ज़्यादा जो हमारे हैं वो एग्रेरियन इकॉनमी से लिंक लोग हैं, उनकी हेल्प करने के लिए प्राइस को बढ़ाया गया, गंदम की सपोर्ट प्राइस को, और 4000 रुपये सिंध में रखा गया, पंजाब में 39 रुपये रखा गया। उसका कोई नतीजा ये निकला कि जो किसान था, जो एग्रेरियन इकॉनमी के लोग, उनको कोई 2700 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ, इजाफी फ़ायदा। और इस दफ़ा जब आप, क्योंकि प्राइसेस कम हो गई, और फिर आपको पता है कि पाकिस्तान में जो यूक्रेन और रशिया का जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, उसकी वजह से गंदम की प्राइसेस बढ़नी थी। तो उस अंदेशे को देखते हुए भी PDM गवर्नमेंट में उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उन्होंने डिसाइड किया कि अराउंड 3 मिलियन टन कि हम गंदम इंपोर्ट करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि आलमी मार्केट में गंदम कीमतें बढ़ जाएं और यहाँ से स्मगल हो जाए, तो हमारा एक इन्फ्लेशन ठंडा रहेगा। उसका वजह से आपके पास वेयर हाउसेस में जो है प्लेस जगह नहीं थी, खाली थी, आपके फंड्स कुछ स्टकअप हुए थे। तो ये जो पॉलिसी चेंज की है ना कि ग्रोअर से इन्होंने खरीदारी बंद करना, असल में तो क्या होता था कि ये आड़ती ग्रोअर से माल खरीद लेता था, और जब हुकूमत पास्को या DG फूड वाले आते थे उस वक्त तक जो आड़ती था वो उसको नफा लेके और हुकूमत को बेच रहा होता था। तो ये अभी तो इस वक्त इम्पैक्ट आपको लग रहा है कि बहुत बुरा होगा, किसानों की बड़ी तकलीफ होगी, लेकिन आगे जाके एक हेल्दी इन्वायरमेंट बढ़ेगा और ये प्राइसेस आपकी इंटरनेशनल मार्केट से मैच करना शुरू हो जाएंगे। फिर हमारा किसान आलमी जो मार्केट की प्राइस होगी वो उसको मिलेगी। तो ये एक बड़ा अच्छा इकदाम हुआ, मासिस को इससे रिलीफ मिला, क्योंकि इन्फ्लेशन को कम करना, 38% से नीचे लाना बहुत बड़ा एक इकदाम है, और वो अब 11.8% पे इन्फ्लेशन आया है। तो मेन उसमें ये थी कि फूड की प्राइसेस आपकी कम हो गई, वो होना। फिर आपका 22% पे पॉलिसी रेट था, पॉलिसी रेट को आपके पास, क्योंकि आप IMF प्रोग्राम में थे, इससे पहले आपने SBA स्टैंड बाई अरेंजमेंट लिया हुआ था, फिर अब आप IMF के अंदर आगे प्लान में जा रहे हो, तो आप उसको इंटरेस्ट रेट को एकदम से कम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका तो एक यूनिवर्सल इकोनॉमिक्स का रूल कहते हैं, जब आपका इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो आपने इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लेशन से ज्यादा रखना है। ठीक है। तो पाकिस्तान में 22% रिकॉर्ड इन्फ्लेशन हुआ, और आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा बोरिंग होती है वो हुकूमत की तरफ से बोरिंग होती है, पब्लिक सेक्टर करता है, तो उससे हुकूमत का खसारा भी बढ़ रहा था, क्योंकि सूद की अदायगी तो आपने देनी है ना। ये तो नहीं है कि आपने प्रेस में नोट छापना शुरू कर दिए, वो तो स्टेट बैंक के जरिए और फिर ट्रेजरी बैंक और आपके जो बैंक उससे मजीद इन्फ्लेशन, बिल्कुल वो एक अच्छा, एक इस तरह के आप डिसिप्लिन में जा रहे हो। ठीक है।
तो उसको इंटरेस्ट को कम किया। अब आपको एक मार्केट में देखेंगे, आपके स्टॉक एक्सचेंज में जैसे ही वो जो बजट भी आया, उसके जो एक उन्होंने, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट थी इस वक्त हुकूमत की कि आपको सख्त से सख्त इकदाम करने हैं। आपका जो डेट सर्विसिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस दफ़ा आप FY25 में 1000 अरब रुपए का आपका सूद जाएगा, इतना ज़्यादा। तो उसके लिए आपको टैक्सेस तो बढ़ाने हैं ना, वरना तो आपके पास प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो इकदाम ऐसे सख्त करने पड़े, लेकिन थोड़ा सा इसमें बेहतरी की गुंजाइश यूँ निकल सकती थी कि जो हमारा सबसे ज़्यादा जो तबका पिसा है ना, वो सैलरीड वाला है। जो तनख्वाहदार तबका है, आज अगर आप देखें तो किचन का जो बजट है ना, एक आम घर में 2 मियाँ बीवी और एक बच्चा हो, तो 40-50 हज़ार रुपये तो उसका ही आया था। 30-35 हज़ार रुपये तो बिजली का बिल आम आने लगा, क्योंकि महंगी हो चुकी है। तो उन पे ज़रा थोड़ा सा हाथ हल्का रखना चाहिए था। और वो जो स्लैब था 6 लाख वाला, उसको अगर आप ऊपर ले जाते 10 लाख तक ले जाते, क्योंकि 50 हज़ार रुपये में तो आपकी सैलरी है, आपकी इनकम नहीं है। ठीक, इनकम तो वो होगी जो आप अखराजात को माइनस करके आपके पास जाओगे, उसमें तो आप नेगेटिव चले जाते हो। तो आप कहते हो यार किसी कज़न से ले लो, भाई से ले लो, उधारो गुजारा करते हो, लाख रुपए में गुजारा मुश्किल है। तो इकदाम अच्छे हैं। अब इकॉनमी जो है बेहतरी की तरफ जाएगी, और आगे इसको मजीद बेहतर करने के लिए हुकूमत को, क्योंकि आवाम ने, मैंने, आपने बहुत बेल्ट टाइट की है। हमने तो अपने खाने पीने पे खर्चे कम कर दिए। आपकी 60% आबादी ने एक टाइम का खाना स्किप कर दिया। अब थोड़ा सा सरकारी खर्चों को कम करने की जरूरत है, ताकि आपके पास जो टारगेट मिस हो तो पोजीशन मिल सके। वो अब उस पर भी कमेटी बन गई है, अखराजात को कम हवाले से भी तो बेहतर। जो परफॉर्मेंस बयान की वज़ीर आज़म साहब ने, आपको भी लगता है कि वो पुरएतमाद नज़र आए और 100 दिन के अंदर उन्होंने कुछ अचीव किया है, कुछ डिलीवर किया है? जावेद सिद्दीक साहब, बिल्कुल। दुनिया भर में 100 दिन जो होते हैं ना, 100 डेज गवर्नमेंट के, उनके ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट किसी मुल्क का, वो आके एक कमेंट्री करता है कि हमने 100 दिनों में क्या खोया क्या पाया। तो मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में, और वो ये हुई है कि जो कोरोना के वक्त से लेके पाकिस्तान एक सख्त प्रेशर में था, इकोनॉमिक प्रेशर में था। इंटरनेशनल जो प्राइसेस थी और इंटरनेशनल जो प्राइस चेन थी, वो हमें मुतासर कर रही थी। चीज़ें महंगी हो रही थी, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रही थी, गंदम का इशू तक आई। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। और जो ये प्राइम मिनिस्टर ने अब ऑप्टिमिज़म का, एक रजाइयत का, पुरुमीद होने का जो मुजाहरा किया है और इंडिकेशन दिया है कि अब हालात बेहतर होने लगे हैं। जिस तरह की इन्फ्लेशन, अफरात ज़र कम हो रहा है और चीज़ें कम होने लगी हैं। अगर प्राइस नीचे आती है, ख़ास तौर पर जो अशिया खुर्दनी है उनकी, और डे टू डे जो कंजम्पशन है लोगों की, उसमें जो पैसा कम लगना शुरू हो जाए, तो वो बड़ी उम्मीद अफजा चीज़ है। तो जो 12% के ऊपर इन्फ्लेशन आया है, 38 से नीचे आया है, ये लोगों के लिए हौसला अफजा है। उन्होंने पेट्रोलियम का जिक्र किया कि हमने इसको 3 दफ़ा कम किया है, और कल भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो उनकी कीमत कम हुई है। ये भी एक रिलीफ मिलेगा पाकिस्तान के लोगों को। फिर ये है कि ज़राअत ने और हैवी इंडस्ट्री ने, लार्ज स्केल इंडस्ट्री ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है पिछले 2 से 3-4 महीनों में, वो भी एक पॉजिटिव साइन है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने गिनवाई हैं। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो महकमे जो बेल्ट टाइटनिंग जो होती है, कि वो महकमे जो कि सफ़ेद हाथी हैं, जिनमें PWD का एक जिक्र हो रहा है, लेकिन बहुत से महकमे हैं जो कि कुछ काम नहीं कर रहे, या ऐसे महकमे भी हैं जो एक ही तरह का काम कर रहे हैं। 10 महकमे ऐसे बने हुए हैं जो एक ही तरह का काम कर रहे हैं, उनकी क्या ज़रूरत है? इस पे हुकूमत ने कमेटी जो उन्होंने जिक्र किया है, ये जो फजूल खर्चियाँ हैं और खामखा जो वसाइल की जो ज़िया है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है कौम की, उसको ख़त्म करना चाहिए, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात जो है डिजिटलाइज़ करना, FBR को। सबसे बड़ा इशू हमारे पाकिस्तान का इस वक्त ये है, शुरू से है, बहुत अरसे से है, कि जो टैक्स टू GDP रेशो है, वो लोग बहुत कम टैक्स दे रहे हैं। और बड़े बड़े यहाँ लोग देखें आप, कई करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ चला रहे हैं, बड़ा उनका शाहाना लिविंग है, इसके बावजूद वो टैक्स नहीं पे कर रहे। तो उनको टैक्स नेट में लाना, और FBR और इस तरह के जो महकमे जो टैक्स कलेक्टर हैं, उनमें से करप्शन को ख़त्म करना। बहुत सा पैसा हमारा जो है वो करप्शन की नज़र भी हो रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम इस पर तवज्जो देंगे, और हम इन सारी वेस्टेजेस को कम करेंगे। हुकूमत के ये तनकीद हो रही है बजट के ऊपर, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी क्या आपने अपने अखराजात कम करने के लिए क्या किया? तो
तो वो भी प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि हम करने जा रहे हैं, हम हुकूमत के एक्सपेंडिचर्स को कम कर रहे हैं। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं और इससे ये उम्मीद पैदा होगी कि आइंदा जो चंद साल हैं उनमें पाकिस्तान की ग्रोथ रेट बेहतर होगी, इकॉनमी बेहतर होगी, पॉजिटिव ट्रैक पे आएगी और हम IMF से जान छुड़ा सकेंगे। ये IMF की जो बात है बड़ी अहम है हम सब के लिए और ये हमारे इंटरेस्ट का एक मरकज़ी नुक्ता है। कमरुल इस्लाम साहब, मैं चाहूँगा शमसुल इस्लाम साहब दोनों इस पे कमेंट करेंगे। पहले आपके एक सियासी कमिटमेंट के तौर पे एक होप दी है, क्योंकि हम बारहा ये बात करते रहे हैं कि हमने अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो अपने पैरों पे खड़ा होंगे तो तभी हम IMF से या बाकी जो मालियाती इदारे हैं उनसे हम निकल सकेंगे। देखिए, मैं इसकी मिसाल एक आम आदमी को समझाने के लिए, चूँकि बहुत सी मिसकंसेप्शंस मौजूद हैं। मसलन एक फैमिली है, एक घर है और वो कोई कारोबार उनका ठीक नहीं है, वो कारोबार करना चाहते हैं, तो जो कर्ज देने वाला है उसको वो क्या चीज़ देखेगा? क्या वो उस बात की हौसला अफजाई करेगा कि वो कारोबार के लिए और अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए कर्ज लें और घरों में एयर कंडीशनर्स की तादाद में इजाफा कर लें, या बच्चों को गाड़ियाँ लें दे उस कर्ज की रकम से? तो जाहिर है वो जो कर्ज दे रहा है उसकी नज़र में जो चीज़ें कर, वो अपने कर्ज की सेफ्टी के लिए, अपनी रिटर्न की सेफ्टी के लिए कर रहा है कर्ज देने वाला, लेकिन उसमें पोशीदा है फलाह उस घर की भी कि वो उसको कारोबार पे खर्च करे, उसको अल्लू तल्लू पे ना करे। ये ना हो कि वहाँ पर 3 सेक्रेटरी रख ले, 2 दरबान रख ले, 4 सिक्योरिटी गार्ड रख ले। तो ये बुनियादी वो फ़लसफ़ा है जो IMF जिसको कहा जाता है कि जी IMF का कि कहने पे ये किया जा रहा है। एक दूसरा, जिस तरह हमारे ये जो हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं जो इस वक्त सफ़ेद हाथी बन गई हैं, चाहे वो PIA है, PIA तो फास्ट ट्रैक पे अभी प्राइवेटाइजेशन के लिए चल चुका है, उसकी बल्कि प्री क्वालिफिकेशन भी हो चुकी है। तो इसी तरह उसकी भी मिसाल ऐसे है कि आपके पास एक वालिद साहब के ज़माने की या अपने ही चली ख़रीदी हुई एक बहुत अच्छी मर्सिडीज़ कार है जो बड़ी महंगी ख़रीदी गई थी, तो उसको अगर कहा जाए उस पर 2 ड्राइवर हैं, 3 सफाई करने वाले हैं, 1 पॉलिश करने वाला है और 1 गराज का किराया उसका दे रहे हैं और वो कमा कुछ नहीं रही, तो अब वो किस पे असरअंदाज हो रही है? आपके बच्चों की तालीम पे, उस घर की, उसकी सेहत पे। हो सकता है कि वो घर की जो मालकन है वो बीमार है और उसको इलाज के लिए पैसे दस्तयाब नहीं है और वो जा रही है, तो अब उसे कहा जाए कि ये है तो बड़ा तारीखी एसेट है। जी वाकई वो एसेट है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द फैमिलीज हेल्थ और एजुकेशन। तो ये वो 2 नुक्ते हैं जिसकी बुनियाद पे होप भी है कि हम जब प्राइवेटाइज करेंगे तो ये नहीं कि वो जो कीमत मिलेगी, वो कीमत तो शायद उसके मुकाबले में कुछ भी ना हो, लेकिन वो जो ड्रेनेज हो रही है रिसोर्सेज की, वो जो ड्रेन हो रही है उस बकेट से वसाइल के, उसका ख़ात्मा होगा। जो हर साल हम हज़ारों अरब रुपए जो हैं वो, चाहे वो ये बिजली के शोबा जाते हैं, चाहे वो PIA है या दीगर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज ने, तो ये अब जदीद दौर में हुकूमतों का काम कारोबार करना नहीं रह गया, वो रेगुलेट करें और कारोबार जो है वो जितनी जल्दी हो सके मुंतकिल करें। ये शमसुल इस्लाम साहब जो वज़ीर आज़म साहब ने बात की है ये कोई नई बात नहीं है। 2016 में हमने देखा जब मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो 2016 में भी हमने IMF से जान खलासी की, हमने उनका प्रोग्राम पूरा किया और उसके बाद हम उससे निकल गए। ये मुमकिन है, हमें ख़ुद से कुछ बहुत से इक़दामात करने होंगे ताकि हमारी अपनी जो मईशत है वो भी रवाना हो। जी बिल्कुल, देखें IMF के प्रोग्राम से निकलने के लिए पाकिस्तान को सबसे पहला जो बुनियादी काम करना है वो ये करना है कि इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करना है। आपकी $374 की जो GDP है उसका एक्चुअल साइज़ 1 ट्रिलियन डॉलर का आपका है एक्चुअल साइज, वो डॉक्यूमेंट नहीं है। जो आपका पैरेलल इकोनॉमी, जो आउट ऑफ द बुक इकोनॉमी चल रही है, उसको जब आप डॉक्यूमेंट करते हो और उस डॉक्यूमेंट करने से आप उससे जो टैक्स जनरेट करते हो तो फिर आपको बाहर से बोरो नहीं करना पड़ेगा। बुनियादी तौर पे जब हम IMF से बोरो करने जाते हैं तो हम अपने बजट को का जो डेफिसिट होता है उसको फाइनेंस करा रहे होते हैं। हमारे पास खसारा तकरीबन पिछले 10 सालों में को अराउंड 8% का खसारा रहा है और इस साल तो हमारा खसारा और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि एक तो जो आपकी इन्फ्लेशन के जो नंबर्स वो बहुत ज़्यादा ऊपर गए थे। तो हमें अपनी डॉक्यूमेंट को, इकॉनमी को जो है पेपर को सही करना है और साथ ही फिर जो यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, देखिए पाकिस्तान में आज भी पोटेंशियल, मैं आपको बताऊं कि जो एग्रीकल्चर जिससे हम कोई $7 बिलियन की एक्सपोर्ट कर लेंगे इस साल,
वो कोई $30 बिलियन का है। पाकिस्तान में हर वो कमोडिटी पैदा हो रही है जिसकी प्राइस ज़्यादा है, लेकिन हमने माइनर क्रॉप्स की तरफ तवज्जो दी हुई है जिसकी वैल्यू ज़्यादा $300 की होती है। मिसाल के तौर पे गंदम की अगर आप एवरेज प्राइस पकड़ते हो $300 की है, आपका जो मकई है कॉर्न उसकी प्राइस भी $200-250 की है, चावल की प्राइस भी $300-400 की है। तो ये लो प्राइस क्रॉप्स हैं, जबकि क्यूमन सीड तिल जो अभी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कोई अराउंड 500 मिलियन की हो जाएगी इस दफ़ा, और चाइना को बहुत ज़्यादा गया है, वो महंगी फसल है। वो 17,000 रुपये मन की फसल, 16,000 रुपये की मन की फसल जो है, और कहाँ आपकी जो है 2500-2600 की गंदम की फसल। तो वो उसको बढ़ा के एग्रीकल्चर की क्रॉप्स की जो हाई वैल्यू उसको बढ़ाएं। फिर हमें आईटी की तरफ जाना है कि पोटेंशियल पाकिस्तान के पास आईटी का बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर बिजली नहीं चाहिए। हमारा इस वक्त जो रिजीम है, अभी हम निकले हैं, बल्कि अभी मौजूद ही हैं कि हाई इंटरेस्ट रेट रिजीम में अभी भी हैं, 1.5% कम हुआ, लेकिन अभी भी ये 20.5 है, तो वो भी ज़्यादा है। फिर हमने क्या करना है कि अपनी जो इंडस्ट्री को जो वर्केबल बनाना है रीजन से, तो उसके लिए हमारी बिजली काफ़ी महंगी है। तो कि अभी वज़ीर आज़म साहब ने जो है उसके 10 रुपये से ज़्यादा के उसकी कमी की है इंडस्ट्रीज़ को और एक्सपोर्ट को, लेकिन रीजन से हमें कम्पीट करना है। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान की बैकबोन है एक्सपोर्ट्स की, उसकी जो वर्केबिलिटी है ना, उसकी जो वाइबिलिटी है, वो रीजन में हमें उसको ज़्यादा मुकाबला, उसको मुसाबकत करने का देना होगा। और वो बेस करती है कि रॉ मटेरियल जो इंटरनेशनल की प्राइस है कॉटन की, वो और आपकी लेबर कॉस्ट और एनर्जी कॉस्ट को नीचे लाना होगा। अभी ये एकदम अच्छा किया है क्योंकि हम ऑलरेडी कोई सरप्लस में इंस्टॉल कैपेसिटी लगा के बैठे हैं, लेकिन यूटिलाइज नहीं करते थे, तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के बेस पे उनको पेमेंट करनी पड़ती है। वो हमारे एग्रीमेंट हैं, दिहाइयों से चले आ रहे हैं, उसको भी अब उसकी दोबारा उसकी रिव्यू करना पड़ेगा। एनर्जी सस्ती करें। हमारे हाइडल के प्रोजेक्ट जो चल रहे लगे हुए हैं, वो जैसे ही मुकम्मल होते हैं तो हमारे पास सस्ती बिजली भी आ जाएगी। हम सोलर की तरफ भी जा रहे हैं, हमें इंपोर्टेड फ्यूल से निकलना है। हमें अपना जो पानी की हाइडल पावर है या सोलर पावर है, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करके कॉस्ट कम करनी है, ताकि आप अपना एक्सपोर्ट का पोटेंशियल जो $100 बिलियन से कम नहीं है, ये डूएबल है। मैंने इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च करी है, मेरा कुछ पेपर्स भी उसमें आए हैं। तो उसको अचीव करना है। ये 25-30 बिलियन की हम 10 साल के अंदर, 20 साल के अंदर देख रहे हैं, यही हमारी एक्सपोर्ट थी। तो जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो आपको जो डॉलर की फाइनेंसिंग इंपोर्ट के लिए आप करते हो वो खत्म हो जाएगी। आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंट होगी तो आपका टैक्स रेट नीचे आ जाएगा। जब आप टैक्स रेट को नीचे लाते हैं तो बेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, लोगों को सहूलियात मिलेंगी। जो इस पर लोगों का एक ट्रस्ट डेफिसिट है कि भाई मेरे गटर से पानी उबल रहा है, मुझे रोड सही नहीं मिल रहा है, मेरी बत्ती चली जाती है, वो डेफिसिट भी खत्म हो जाएगा। हम अब जाके नेटवर्क जो डिस्ट्रीब्यूशन का है बिजली की, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का टाइम आया है। इंस्टॉल कैपेसिटी सरप्लस में ले जा चुके हैं, लेकिन जो ग्रिड से बाहर है, जो 70% के लोग जो देहातों में बैठे हैं, उनको जब कनेक्ट करोगे तो फिर आपकी वो वेस्टेज भी खत्म हो जाएगी और आपका रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक इसके ऊपर मुमकिन सब चीजें हैं, सिर्फ एक विल चाहिए। और जो हमारे पास जो मिनिस्ट्रीज है ना, ये जो 17 मिनिस्ट्रीज फालतू चल रही हैं, जो सूबों में आपकी 18 अमेंडमेंट के बाद जा चुकी हैं, उनको अगर यहाँ इस्लामाबाद में रखा है तो वो थोड़ा सा बर्डन आपके ऊपर आ रहा है, उसको कम करना पड़ेगा। उसको भी कम करना पड़ेगा। एक कमिटमेंट चाहिए जावेद सिद्दीक साहब। अगर कमिटमेंट हो तो मसाइल का हल निकल सकता है। जिस तरह से मईशत को दस्तावेजी बनाने की बात की गई, हालिया बजट में भी हमने देखा, हमें गवर्नमेंट बड़ी कमिटेड नज़र आती है इस मामले में, और ये जब तक नहीं होगा तो ये बड़े बड़े मसाइल हमारे सामने तो रहेंगे। बिल्कुल दुरुस्त बात है। जो पैरेलल इकॉनमी है, मुतवाज़ी जो मईशत है, जिसका साइज़ डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी के मुकाबले में बहुत बड़ा है, और वो टैक्स नेट से बाहर है, ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ की और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। अगर आप उसको नेट में लाएंगे और उससे आप टैक्स वसूल करेंगे, वो डॉक्यूमेंटेड होगी, तो इकॉनमी का साइज़ भी बढ़ जाएगा और टैक्स नेट जो टैक्स की इनकम है वो बढ़ेगी। तो हमें कर्ज़ों पर इन्हिसार ख़त्म करना पड़ेगा, हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इस तरफ प्राइम मिनिस्टर ने इशारा किया कि हम ये करने जा रहे हैं, और इसमें कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, दुनिया ने कर दिखाया है। हिंदुस्तान नेक्स्ट डोर हमारा नेबर है, उन्होंने बहुत इस सिलसिले में काम किया है। छोटे और मुल्क बांग्लादेश है, वियतनाम है, उन्होंने कर लिया। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना हमारा बहुत बड़ा टारगेट है। और अगर आप फ्यूल की जो प्राइसेस हैं उनको नीचे लाएं, ख़ास तौर पर बिजली की, तो हमारी एक्सपोर्ट्स, जैसे इन्होंने कहा, वो कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। मैं पिछले अखबार नवीसी कर रहा हूँ कई सालों से, आपको पता है,
तो हम ये 20 अरब डॉलर का जो एक्सपोर्ट का होता है ना सालाना, 18, 19, 20, पिछले 30 साल से हम इससे आगे नहीं जा सके। कहा तो जाता है कि 25 अरब होगी, 30 अरब होगी, लेकिन नहीं कर पाए, इसलिए कि एक तो कॉस्ट ज़्यादा है, फ्यूल की कॉस्ट ज़्यादा है, और भी कई इश्यूज़ हैं। तो वो सारे इस हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग को पीछे खींचते हैं। तो हमें अगर हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा लें, लेट्स से 30 से 40, 50 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स हो जाएं, और रेमिटेंसेस भी बाहर से हमारे लोग भेज रहे हैं, आपको पता है माशाल्लाह इस दफ़ा रेमिटेंसेस में भी इजाफा हुआ है, तो बहुत सारा जो हमारा बर्डन है नेशनल एक्सचेकर पे वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक विल, जैसे आपने कहा कि अगर ये इन्होंने इस पे कंप्रोमाइज़ ना किया कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, डिजिटलाइज करना उसको, और इंसानों का जो किरदार है उसको ख़त्म करना, क्योंकि जब इंसान बीच में आ जाते हैं, लालच आ जाता है, हिर्स आ जाती है, पैसे की उसके ऊपर आ जाते हैं, तो फिर ये सारा मामला ख़राब हो जाता है। हमारे एक एक्स एडवाइज़र इसकी इकॉनमी के रहे हैं FBR के, वो ये क्लेम करते हैं कि FBR में हज़ारों लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, इनको घर भेजा जा सकता है अगर हम इस सिस्टम को डिजिटलाइज कर दें। तो ये सब चीज़ें अगर कर दी जाएँ, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंडिकेट किया है, और लोग इस वक्त तंग आ चुके हैं, वो कहते हैं कुछ करें, पाकिस्तान को इस विशियस सर्कल से निकालें कि जो इकॉनमी में हम फंसे हुए हैं, और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और टैक्स नेट जो है नहीं बढ़ रहा, कर्ज़े बढ़ रहे हैं। देखें ना, 100 अरब डॉलर से ज़्यादा के कर्ज़े हमने देने हैं। ये बात अब पूरी कौम जानती है कि इन कर्ज़ों पे जो सूद है वो भी 15-20 अरब डॉलर का सालाना सूद है जो हमने अदा कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल से में निकलने के लिए ये तमाम इस्लाहात करनी पड़ेंगी, और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, और उनको बाकी भी जो उनके उन्होंने अपनी एलाइड पार्टीज़ की भी बात की है कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया। तो अब बाकी भी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसके लिए ताउन करने के लिए तैयार हैं, और मैं समझता हूँ कि ये डूएबल है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं जो न की जा सके। बिल्कुल ठीक है। कमरुल इस्लाम साहब, एक तो जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, जैसे सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, ये हमेशा से पाकिस्तान के साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहे, चीन है, लेकिन अब हम इस वक्त देख रहे हैं कि अब वो सरमायाकारी की शक्ल में पाकिस्तान के अंदर जो है वो आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी सपोर्ट है इन ममालिक की पाकिस्तान के साथ, और इससे भी मईशत को आगे चलने में और आगे बढ़ने में एक ताकत मिलेगी, एक हिम्मत मिलेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है, और माजी के उनके तजर्बात अच्छे नहीं हैं। पहले वो ग्रांट की शक्ल में चाइना ने भी हमारी सपोर्ट करता रहा सिंस 80s से लेके, लेकिन बिलखसूस जो हमारे ये दोस्त ममालिक हैं, इस्लामी गल्फ़ कंट्री, सऊदी अरब से लेकर UAE तक, इन्होंने हमेशा हमारे मुश्किल टाइम में मदद की। लेकिन वो तजर्बात इसलिए उनके भी अच्छे नहीं हैं, हमारे भी अच्छे नहीं थे कि हम उनसे कोई पॉजिटिव नहीं निकाल सके। यानी वो जो कदमों पे खड़ा होने का मुहावरा नहीं, अब तो खैर वो ज़रूरत आ गई है, वो नहीं कर सके। अब दोनों तरफ से जो है वो इस बात को, हकीकत जो है वो दोनों पे एक ही टाइम शायद बैक वक्त ही आश्कार हुई है। तो वो भी, उनको भी फ़ायदा है। वो भी आप देखें कि उनकी पॉलिसीज़, चाहे वो दुबई है, मुत्तहिदा अरब अमारात ओवरऑल, और सऊदीया, कतर, कुवैत, वो भी अब वो रवायती जो तेल की इनकम थी उससे हट के तो वो एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, वो बिज़नेस रन कर रहे हैं। और तो उनके लिए भी पाकिस्तान एक ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उस शरह को देखें तो पाकिस्तान स्टिल एक बहुत अच्छी जगह है, माइनस दिस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या जो इंस्टेबिलिटी है। तो अगर इस वक्त सियासी ताकतें भी जो कि इस वक्त मैं के चक्कर में बिलखसूस जो अपोजिशन है कि वो उनकी एक ही कंसर्न है कि उनको चूँकि हुकूमत नहीं मिली लिहाजा वो मैं ना मानूँ। तो अगर इस टाइम वो देखें और इसको इंतज़ार कर लें अगले, और इस टाइम में उस स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करें, लॉ एंड ऑर्डर में कंट्रीब्यूट करें, वो बहुत सी हमारी गैर ममालिक की जो वो ताकतें कि जो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देख सकती, वो भी इस वक्त अपना किरदार पाकिस्तान के अंदरूनी सिक्योरिटी में अदा कर रही हैं। तो अगर ये सारे मिल के, तो ये जो एक ओनली कंसर्न है इंस्टेबिलिटी और लॉ एंड ऑर्डर, ये अगर दूर हो जाए तो पाकिस्तान भी, उनके लिए भी एक सरमाकारों की जन्नत साबित होगा, उन ममालिक का, उनका तजर्बा भी अच्छा रहेगा, और हमें भी इस वक्त ज़रूरत तो उसी चीज़ की है। तो ये पूरी उम्मीद है, तवक्कुआ है इंशाल्लाह कि इसमें से पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है शमसुल इस्लाम साहब,
वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, एक तो हम आईटी सेक्टर की बात कर रहे थे, इससे पहले आप भी बात कर रहे थे, एक तो 3 लाख लोगों का उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानियों को हम ट्रेनिंग दिलाएंगे, ये भी एक स्ट्रेंथ होगी हमारे आईटी सेक्टर के हवाले से। फिर ये जो हम सरमायाकारी के हवाले से बात कर रहे हैं, फिर SIFC की शक्ल में एक मजबूत फोरम मौजूद है, क्योंकि गुज़श्ता सालों में जब हमने सरमायाकारी के हवाले से जब भी बात की है तो हम सिर्फ NOCs की बात करें तो सरमायाकारी के अंदर इतनी रुकावटें होती थी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिल के एक बहुत मजबूत बुनियाद फराहम करेगी पाकिस्तान की मईशत के लिए। बिल्कुल जी, देखें SIFC का क़याम ही इसीलिए आया है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी की जो रेड टेप वाला सिस्टम था ना, कि NOC अप्रूवल, उसमें ही दुनिया जो इन्वेस्टर आता था और महीनों लग जाते थे वापस चला जाता था, उसको ख़त्म करने के लिए और एक अंडर वन अम्ब्रेला उन्होंने सारा ये किया और ये स्पीड अप कराएगी चीज़ को। अब इसके पास ब्यूरोक्रेसी के पास अब ये खौफ होगा कि हमें चेक करने वाला कोई बैठा हुआ है, और इन्वेस्टर्स को भी एक कॉन्फिडेंस मिला है। एक जो ट्रस्ट डेफिसिट था हमारे लिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का, क्योंकि पाकिस्तान को FDI की अशद ज़रूरत है, पाकिस्तान की अपनी सेविंग बहुत कम है। हम अभी अगर 22% इंटरेस्ट पे लेकर गए तो आपको पता है कि GDP का सिर्फ 12% आपकी सेविंग हो रही है, क्योंकि लोगों को महंगाई इतनी ज़्यादा मिली, उनके अखराजात इतने ज़्यादा होते हैं कि उनके पास पैसे बचते कम है और वो बैंक में कम आते हैं। जब बैंक में कम आएंगे तो आप इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे? एक साइड में पब्लिक सेक्टर के एक्सपेंडिचर्स हैं, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स थे, वो माजी की हुकूमतों ने इतने ज़्यादा बढ़ा दिए कि आप उसको फाइनेंस करने के लिए मजीद कर्जे ले रहे हो, तो प्राइवेट सेक्टर के पास इन्वेस्टमेंट कम थी। यही वजह है कि जो 13% की जो आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है GDP की, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब पैसे बैंकिंग सेक्टर में आते नहीं हैं, 12% आएंगे, उसमें से पब्लिक सेक्टर ले जाएगा ज़्यादा 80-85% के ऊपर, तो प्राइवेट सेक्टर को क्या मिलेगा? फिर महंगे इंटरेस्ट के ऊपर पैसा लेके कौन सा कारोबार करेगा? तो ये एक स्कीम का जो चेंज होना, पॉलिसी का जो शिफ्ट है, ये एक उस तरफ लेके जाएगा मुल्क को कि आपके पास अब इन्वेस्टर भी आएगा, और ये जो ग्रांट वाला, एड वाला जो था, ये सिलसिला तो कब का हमको खत्म कर देना चाहिए था। और अब बल्कि अच्छा हुआ कि इस पर बाकायदा एक विजन, एक सामने लाइन आ गई है कि अब हमें, जहां प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं वो एक ही बात करते हैं कि मैं यहाँ पे ट्रेड के लिए आया हूँ, एड के लिए नहीं आया। चाइना में भी जो गए हैं इन्वेस्टर्स का, वहाँ का, UAE का, आपका सऊदी अरब का इन्वेस्टर, दुनिया भर के दीगर ममालिक से इन्वेस्टमेंट भी वो भी आएगी। आपके जो स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी एक खौफ दिखाया गया बजट से पहले कि इसमें शायद डिविडेंड पे टैक्स ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो 2-3 दिन हमने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुई। लेकिन जो वापस आपका जो रिबाउंड कर गया है और आपका कुछ 77,000 पे टच कर गया, वो ये था कि उनको एक सिग्नल मिला कि फाइलर का रेट वही 15% है, और जो नॉन फाइलर है, जाहिर है उसको तो हमने पेनलाइज करना है, उसको 45% कर दिया है। तो फॉरेन जो आपकी FPI है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है, वो बढ़ेगी। साथ ही आपके पास जो प्रोजेक्ट्स हैं माइनिंग के ऊपर, SIFC का जो काम है, एग्रीकल्चर को, डेयरी को, IT को और जो माइनिंग के ऊपर लेकर आ रहे हैं। माइंस के आप देखें, सिर्फ आपका जो छोटा जो सूबा KP की है, 1 ट्रिलियन से ज्यादा के रिसोर्सेज पे बैठा हुआ है। बलूचिस्तान में कितना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, लेकिन वहां पर क्योंकि आप फॉरेन कंस्पायरेसी चल रही है, आपकी उसमें थोड़ी पॉलिटिक्स आ गई, कुछ उसके अंदर सिक्योरिटी के इश्यूज आ गए, तो उसको हल करने के लिए भी हुकूमत को अब रीजनल जो अपने नेबर्स हैं उनके साथ भी ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए, और वो बराबरी की सतह पे करना है। हमारे पास अगर टेबल पे बैठ के डायलॉग शुरू किया जाए और उसको बराबरी पे लाएं, तो रीजन में ये एक जो ब्लॉक है ना, जो 4-5 ममालिक का, जिसके अंदर आप पाकिस्तान ले लें, ईरान लें, टर्की लें, चाइना लें, और आपका ये इंडिया है, ये सब, ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ब्लॉक बन सकता है। आपका EU के ब्लॉक से बड़ा ब्लॉक होगा, आपका जो आसियान ब्लॉक है उससे बड़ा होगा, क्योंकि चाइना, पाकिस्तान, रशिया, ईरान, अफगानिस्तान, टर्की तक का पूरा ब्लॉक बनता है। ये तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का ब्लॉक मार्केट है। ये इसकी आबादी देखें कितनी आबादी है, तो इसके ऊपर भी हमारी लीडरशिप को इस पर सोचना है, और जल्द से जल्द जितने ताल्लुकात बेहतर होते हैं, ताकि पीस जो है वो गारंटी करता है आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी। जब तक आपका पीस ऑफ माइंड नहीं होगा, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। आज पाकिस्तानी जो आपके बॉर्डर पार करके UAE में या कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहां क्या चीज है? सिर्फ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना। वो अभी पाकिस्तान में हमारी माशाल्लाह जो फोर्सेस हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, बड़ी कुर्बानियां दी हैं और उसको काफ़ी हद तक कम करके ले आए हैं। और जब आप इसकी जो बाहर की जो मुदाखलत है उसको बंद कर दोगे, तो आपके यहाँ तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग आएंगे। यहाँ पे चाइनीज़ इन्वेस्टर भी आना चाहते हैं यहाँ पे, और ज़्यादा आना चाहते हैं। उनको तो अब अपनी जो जहाँ पर ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उन सेक्टर को रिलोकेट करना है। अनफॉर्चुनेटली माजी में थोड़ा सा ऐसा हुआ कि सिक्योरिटी के लॉ एंड ऑर्डर के ऐसे केसेस बने कि चाइनीज़ इन्वेस्टर
ने फिर वियतनाम में, कंबोडिया में इन्वेस्टमेंट किए, वो पाकिस्तान आने को ज़्यादा पसंद करता है, रशिया से इन्वेस्टमेंट यहाँ आना चाहती है, ताकि ये एक ऐसा गेटवे बना हुआ है कि आप दुनिया भर में, यूरोप में जाना, फार ईस्ट जाना आपको यहाँ से आसान है। यहाँ से आसान है। और इसका इजहार अभी जो हालिया दौरा हुआ है वज़ीर आज़म साहब का चीन का, उसमें भी चीनी क़यादत की जानिब से सामने आया। जी हाँ, चाइनीज़ तो हमारे हमेशा से बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और आपको पता है कि दे हैव स्टूड बाय अस थ्रू थिक एंड थिन, हमारे साथ रहे हैं। और चाइना ने पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की है सी पैक के तनाज़ुर में, वो अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान में इतने बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट हुई हो, और पावर सेक्टर में हुई है और कम्युनिकेशन नेटवर्क में हुई है, गवादर पोर्ट बनी है, और भी बहुत से प्रोजेक्ट, और इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रही हैं। चाइनीज़ बड़े बड़े स्केल के ऊपर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम 3 लाख बंदा जो है उसको आईटी की ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे भेजेंगे। तो बहुत बड़ी स्केल पे हम चाइना के साथ कर रहे हैं। चाइनीज़ के कंसर्न सिक्योरिटी के भी हैं, जिनको मेरा ख्याल है कि बड़ी हद तक रिमूव कर दिया गया। आर्मी चीफ भी वहाँ गए थे, उन्होंने भी कहा कि हम हर कदम उठाएंगे, चाइनीज़ वर्कर, चाइनीज़ इंजीनियर और चाइनीज़ जो अमला काम कर रहा है उसको फुल सिक्योरिटी कवर इधर मिलेगा। तो ये उनका कंसर्न है। अदरवाइज़ वो पाकिस्तान उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेटजिकली। ये नहीं है कि सिर्फ चाइना ही हमारी तरफ है, पाकिस्तान ने चाइना के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। पाकिस्तान ने चाइना को उस वक्त एरियल रूट फराहम किया जब वो बिल्कुल आइसोलेटेड था, और वेस्ट ने और अमेरिका ने उसको बिल्कुल कॉर्नर किया हुआ था। पाकिस्तान ने उसको अपनी फ़ज़ा एरियल स्पेस दी थी। पाकिस्तान ने चाइना को यूएन में मेंबरशिप दिलवाने में और इस्लामी दुनिया को साथ मिलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। तो चाइनीज़ रियलाइज़ करते हैं इस बात को। फिर ये कि हमारी और उनके दरमियान जो बॉर्डर हम वो करते हैं, शेयर करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और वो चाहते हैं कि हमारे बॉर्डर के जो करीबी हमारे पड़ोसी मालिक, इंडिया के साथ उनकी फ्रिक्शन है, पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बड़े एनवीएबल, काबिल रश्क हैं। तो वो चाहते हैं कि हम यहाँ इन्वेस्ट करें, और पाकिस्तान पे वो बड़ा रिलाई करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि चाइना आ रहा है, सऊदीज़ भी हमारे दोस्त हैं पुराने और बड़े रिलायबल दोस्त हैं, इस्लामी मुल्क है, यूएई भी है, कतर भी है, ये सारे मुल्क आना चाहते हैं। हमें कुछ अपनी कमज़ोरियाँ ख़त्म करनी पड़ेंगी, जैसे रेड टेपिज़म है, जो ब्यूरोक्रेसी रास्ते में रुकावटें खड़ी करती है। लोग आते हैं, वो इरिटेट होते हैं कि एक सादा सा काम है, उसके लिए इतनी तवील हमें जदोजहद क्यों करनी पड़ती है, हमें तो फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर हम इनको ओवरकम कर लें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना, इट इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और हमें होप है और बड़ी तवक्को है कि चाइना और हमारे जो दूसरे दोस्त मालिक हैं पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। एक हमारी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग भी है, हमारी केमिस्ट्री भी उनसे मिलती है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हमें इसके लिए अमलन ये साबित करना पड़ेगा हमें कि हम सीरियस हैं, हम ये करना चाहते हैं और हम करके रहेंगे। ये इसी अज़म का इजहार किया कमरुल इस्लाम साहब, वज़ीर आज़म साहब ने कि FBR का उन्होंने हवाला दिया कि जो नाहल ऑफिसर्स हैं उनको साइट पे कर दिया गया है, या काम न करने वाले लोगों को साइट पे कर दिया गया है, या काम न करने वाले इदारों को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये भी इसी चीज़ का इजहार है कि इदारे अब काम करें। अगर वो गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, सरकारी इदारों का हिस्सा हैं, तो उनको काम करना होगा। ये इसमें 2 हिस्से हैं जी, ये जो काम न करने वाले इदारे हैं। एक, जैसे अभी शम्स साहब ने भी पॉइंट आउट किया कि वो इदारे हैं कि जो ओवरलैप कर रहे हैं अपने फ़राइज़ में, या बहुत से इदारे ऐसे हैं कि जो किसी ज़माने में तो मसलन फेडरल मिनिस्ट्रीज़ थी। मैं एजुकेशन की आप मिसाल ले लें कि ये किसी ज़माने में तो एक फेडरल मिनिस्ट्री थी एजुकेशन की, लेकिन अब ये इस्लामाबाद के फेडरल इंस्टीट्यूट्स का एक अदारा बन गया। इसी तरह और बहुत से अदारे हैं जो डिवॉल्व हो गए। तो एक तो वो वाला कंपोनेंट हो गया। लेकिन वज़ीर आज़म साहब का आज का इशारा बिलखुसूस उनकी तरफ था जो काम नहीं कर रहे या काम गलत कर रहे हैं, जो कि इंस्टेड ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल इकॉनमी वो नेशनल इकॉनमी में छेद कर रहे हैं। तो उसके बारे में भी उन्होंने अज़म का इजहार किया, और जो कि उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा कि जो अदारों की रिपोर्ट्स थी कि कुछ इंडिविजुअल्स के बारे में मुख्तलिफ़ जगहों पे पोस्टिंग, ये हम पहले तजर्बा कुछ और ये अपना डिस्कोर्स में कर चुके थे
कि उन रिपोर्ट्स की रोशनी में उन्हें साइड लाइन किया गया था, उन ऑफिसर्स को, उनको जो प्राइम पोस्टिंग्स थी जहाँ पर वो मज़ीद वो जो अपनी हथेलियों को पाम ग्रीस करने का मौके थे उनको हटाया गया था। तो वो FBR में भी वो किया गया, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी है वो उसके बाद इंशाल्लाह शुरू होगी। और उस अकाउंटेबिलिटी का बेस्ट तरीका डिजिटलाइजेशन है। डिस्क्रिप्शन ख़त्म करें आप और उसको जब डिजिटलाइज कर देंगे तो बहुत से मामलात जो हैं वो आसान हो जाएंगे। कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई करने की भी ज़रूरत है कि जैसे कि मसलन यही आप इनकम टैक्स के उस फॉर्म को ही ले लें तो उसमें जो बहुत ज़्यादा वो लिखा हुआ है, पहली बात है कि वो है ही अंग्रेज़ी में, तो इस किस्म की भी तजावीज़ जो हैं वो इस कमेटी में आएंगी और फिर उस पर अमल दरामद शुरू होगा। लेकिन 1.5 महीने का वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि पहले एक्शन होना नज़र आना शुरू हो जाए। ये शम्स साहब रिटर्न्स के हवाले से ये बात तो होती रही है, और अभी आप दुरुस्त कह रहे थे कि फाइलर और नॉन फाइलर्स के लिए तो बड़ा उनको पिनलाइज कर दिया, बड़ा ठीक ठाक पिनलाइज किया है। ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि आपने रिटर्न्स जमा करने हैं, लेकिन इस प्रोसेस को आसान बनाना है, इस पर भी तो मज़ीद काम होना है। वही इस्लाहात की जब हम बात करते हैं, देखिए जिस मुल्क को भी अगर आप देखें ना, जिस इकॉनमी को जिसका टैक्स टू GDP बहुत ज़्यादा है, 40%, 35% या 55-50% पे भी चला गया है, वहाँ पर टैक्स का निज़ाम बहुत आसान है। वहाँ पर ये जो एजेंट कल्चर है वो नहीं है। पाकिस्तान में आपको मैं बताऊँ कि शॉकिंग होगा आपके लिए कि जो टैक्स निज़ाम को मुश्किल बनाया गया है, इसमें बहुत सारे हमारे टैक्स ब्रोकर जो टैक्स अटॉर्नीज कहलाते हैं उनका अमल दखल है। वो चाहते ही नहीं है कि एक आम आदमी को रिटर्न भरना है सिंपल। आप एक पेज की रिटर्न बना सकते हैं, जी ये मेरी आमदनी, ये मेरे अखराजात, ये बैंक का हिसाब किताब रखा हुआ है, जी ये मेरा टैक्स बनता है। लेकिन उसको कॉम्प्लिकेटेड करवा के ताकि वो थ्रू अटॉर्नी एजेंट के जाए, एक आम जो अटॉर्नी है आज वो 5,000 रुपये रिटर्न फाइल करने के लिए था, जिसके ऊपर उसके 10 मिनट से 15 मिनट लगते हैं, और बड़े से बड़ा वो 25,000, 50,000 परसेंटेज में ले रहा है, उसको निकालना होगा। पाकिस्तान में जो एजेंट का रोल है, चाहे वो पासपोर्ट बनाने पे जाए, शनाख्ती कार्ड बनाने पे तो अब तकरीबन खत्म हो चुका, पहले पासपोर्ट के ऑफिस से लेकर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने में लेकर हर जगह, यहाँ तक कि टैक्स में आज भी एजेंटों का अमल दखल है, इसको निकाल दें। और जो टैक्स FBR जो टैक्स इकट्ठा कर रहा है, इससे जो एडसोर्स हमारा 80-85% पे है, वो तो एक पोर्टल कर सकता है, ऑटोमेशन हो सकती है जिसके आप पर इंटरेक्शन नहीं होगा। आप ऑनलाइन जाएं, उर्दू और सिलेक्ट करें या इंग्लिश सिलेक्ट करें, जो आपको लैंग्वेज समझ आती है उसके ऊपर आपका पोर्टल पेज खोलेगा, आप रिटर्न फाइल कर दें। आपकी ट्रांजैक्शन जहां जहां होती है, बच्चे की पैदाइश से लेकर एडमिशन, हॉस्पिटल, ट्रैवलिंग, जहां जहां ट्रांजैक्शन है आपकी, उसको पोर्टल के साथ लिंक कर दें, तो कोई चीज आदमी छुपा नहीं सकेगा। पाकिस्तान का जो अमीर आदमी जो टैक्स से आज भी बाहर है, जिसको आप कहते हो कि जी वो हर किस्म की गाड़ियां एंजॉय कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास जो है सिर्फ 4 शहरों को आपने टैक्स में रखा हुआ है। अगर वो हर वो शहर, बहावलपुर जैसा, रहीम यार खां जैसा, छोटा शहर खानपुर जैसा, इन सब जगह आपको लैंड क्रूजर नजर आती हैं, लेकिन आपको टैक्स में उनका कोई अमल दाखिल नजर नहीं आता। उसको लाएंगे तो पाकिस्तान में मैं आपको गारंटी करता हूं, अगर आप टैक्स रेट को नीचे ले आएंगे 10-15%, 20%, तो आप 4 ट्रिलियन रुपए इकट्ठे कर सकते हैं। ये जो आपको जो बताया जा रहा है कि जी 1.3 बिलियन ट्रिलियन का इकट्ठा करना है, ये कुछ नहीं है, 4 ट्रिलियन आ सकता है, क्योंकि आपकी रेट को नीचे करेंगे, ठीक है, तो लोगों की कंट्रीब्यूशन 3 से 4 गुना ज्यादा आ सकता है जो बताया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शम्सुल इस्लाम खान साहब, वक्त भी खत्म हो गया। जावेद सिद्दीक साहब, इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस गुफ्तगू में शरीक रहे। ज़ाहिर है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज जिस अज़्म का इजहार किया है, वो उससे उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशत और भी बेहतरी की जानिब जाएगी और अवामी मसाइल हल होंगे, अवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अवाम अपने मसाइल के हल के लिए हमेशा से हुकूमतों को ही देखते रहते हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।